हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग प्रश्नावली 9.3 सॉल्व कर रहे थे। उसके 19 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 20वें प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? और अगर यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर n-1 तथा ए आर मतलब कैपिटल ए आर स्क्वायर से लेकर कैपिटल ए आर की पावर n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होता है तथा सारा अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये संगत पदों वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका है। अब आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। संगत पद मतलब ये अनुक्रम पहला अनुक्रम दिया है, ये दूसरा पद अनुक्रम दिया है। मतलब संगत पद मतलब इसका भी पहला पद, इसका भी पहला पद, दोनों एक दूसरे के संगत पद कहलाएंगे। इसका भी दूसरा पद, इसका भी दूसरा पद, दोनों एक दूसरे के संगत पद कहलाएंगे। मतलब साथ साथ वाले पद संगत पद कहलाएंगे। जिसे कहा है कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। चलिए संगत पदों का गुणा करते हैं। ए में ए का ए कैपिटल ए का गुणा किया स्मॉल ए में तो आया ए। फिर ए स्मॉल ए आर का गुणा कैपिटल ए आर में किया तो आया स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर। फिर इसी तरह इन दोनों का गुणा किया तो ये आया। फिर इसी तरह डैश 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 करके इन दोनों का गुणा किया तो ये आया। ये हमारा अनुक्रम बन गया। अब कह रहा है कि से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होती है। अब देखते हैं क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में, यदि अनुपात समान है तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। देखते हैं अनुपात समान है, दूसरा पद बटा पहला पद, दूसरा पद बटा पहला पद करते हैं। ए से ए कट गया, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया तो आया क्या आया अनुपात स्मॉल आर आर कैपिटल आर। अब A3 बटा A2 करते हैं तो आया ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर बटा स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर। अब ए स्मॉल ए से स्मॉल ए कटा, स्मॉल आर से ये स्क्वायर वाला कट गया, कैपिटल ए से कैपिटल ए कटा, कैपिटल आर से ये स्क्वायर वाला कट गया तो बचा क्या? यहाँ एक आर बचा और यहाँ एक आर बचा। तो आ गया फिर अनुपात स्मॉल आर कैपिटल आर। दोनों बार अनुपात समान ही आ रहा है तो इसका मतलब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। और पूछा था इसका सार्वनुपात भी ज्ञात कीजिए तो सार्वनुपात भी हमने ज्ञात कर लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये 20वां प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं 21वें प्रश्न पर। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरे पद चौथे पद से 18 अधिक हो। मतलब ऐसा हमें गुणोत्तर श्रेणी याद करना है जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। देखिए माना 4 पद निम्न है, मान लिया हमने गुणोत्तर श्रेणी में A1 A2 A3 A4, ये यही 4 पद हैं। कह रहा है कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। मतलब तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तो हम प्रथम पद में 9 जोड़ दें तो तीसरे पद के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने किया है यहाँ पे, प्रथम पद में 9 जोड़ दिया है तो तीसरे पद के बराबर हो गया है। इसी प्रकार अब A3 को हम ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं और A1 को ए होता है प्रथम पद प्लस 9, तो इसको ए को इधर ले जाते हैं तो ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ये हम लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया है? दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। मतलब दूसरा पद जो है वो चौथे पद से 18 अधिक है तो चौथे पद में हम 18 जोड़ते तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा हमें। चलिए चौथे पद में हम 18 जोड़ दिए, चौथे पद में 18 जोड़ दिए, दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया। अब A2 को हम लिख सकते हैं ए आर बराबर, A4 को लिख सकते हैं ए आर क्यूब प्लस 18। अब ए आर क्यूब को इस साइड ले आएंगे तो ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस समीकरण में हमने मन में सोचा कि आर से गुणा कर दें तो ये दोनों चीज़ तो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा। तो चलिए आर से गुणा कर देते हैं इस समीकरण में, दोनों पक्षों में आर से गुणा करने में
क्या आएगा, ये ए आर क्यूब हो जाएगा और माइनस ए आर हो जाएगा बराबर 9r हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 से दोनों बच्चों में गुणा किया जाए तो। अब क्या करते हैं इसको, ये इसको क्या करते हैं कि इसको तो समीकरण 2 हम मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ये ए आर को हम पहले कर देते हैं तो माइनस ए आर प्लस ए आर क्यूब बराबर 9r, इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, ये माइनस ए आर प्लस ए आर क्यूब बराबर 9r, अब प्लस समीकरण 2 को हम लिख के जोड़ते हैं तो आएगा ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18। अब जोड़ते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, आया क्या 0 बराबर 9r प्लस 18, 0 बराबर 9r प्लस 18। अब 9r को इधर भेजते हैं तो माइनस 9r बराबर 18, माइनस 9r बराबर 18 आया, माइनस 9 को इधर भेजते हैं तो r बराबर माइनस 18/9 काटा हमने, r बराबर आ गया 2, r का मान हमारे पास निकल गया -2, r का मान आ गया -2। अब क्या कहा है कि चारों पद ज्ञात कीजिए, हाँ गुणोत्तर श्रेणी में हो चारों पद ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, r का मान -2 रखा मिला हमें। अब r का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 ये रहा। अब इसमें r का मान हम रख देते हैं तो देखिए क्या होता है, r का मान रखते हैं a गुणे -2 माइनस a गुणे -2 का क्यूब बराबर 18। अब इसका गुणा किया तो आ गया -2 प्लस माइनस a गुणे -2 का क्यूब -8 बराबर 18, -2 ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, प्लस 8 है बराबर 18। अब प्लस 8 है -2 है बराबर 6 है तो 6 से हो गया, ये 6 से प्लस 18, 6 से प्लस 18 आ गया। अब 6 को हमने इधर भेजा तो a बराबर 3 आ गया, a का मान भी हमारे पास निकल गया 3। अब कहा है कि चारों पद ज्ञात कीजिए, a का मान 3 है, r का मान -2 है। अब चारों पद हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए कैसे, a1 तो a ही होता, प्रथम पद भी होता है तो a1 वैसे ही निकल गया 3। अब a2 ar को लिख सकते हैं हम, a2 को ar लिख सकते हैं तो ar a3 हो गया, r -2 हो गया तो a दूसरा पद निकल के आ गया -6। इसी प्रकार तीसरा पद को ar² लिखे, फिर मान रखे तो तीसरा पद यहाँ निकल के आ गया 12। फिर इसी प्रकार चौथा पद निकालना है हमें तो चौथा पद का हमने क्या किया, ar³ लिख दिया, चौथा पद को लिख सकते हैं, फिर मान रखा तो हमारे पास आ गया -24 आ गया। अब ये हमारे 4 पद यहाँ से यहाँ तक निकल गए, देखिए 3 -6 12 -24, यही हमें 4 पद निकालने को कहा था, यही हमने 4 पद यहाँ पर निकाल दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 22वां क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः a b c हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घाते q माइनस r, b की घाते r माइनस p, c की घाते p माइनस q बराबर 1। अब यहाँ पर सवाल ही में स्मॉल a का प्रयोग कर लिया है, स्मॉल a का, और स्मॉल r का भी यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। अब हम अक्सर प्रथम पद को स्मॉल a और सार्वनुपात को स्मॉल r मानते हैं, तो अब इसको हम चेंज कर देंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा कि सवाल का है बी स्मॉल r, सार्वनुपात भी स्मॉल r, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर प्रथम पद को इस कैपिटल A मान लेते हैं और सार्वनुपात को कैपिटल R मान लेते हैं। अब क्या कहा है, पीवां पद क्यूवां पद तथा आरवां पद क्रमशः A B C है, मतलब AP जो पीवां पद है A है, AQ, B है, ARC है, ठीक है। अब AP को क्या लिख सकते हैं हम, AR की पावर P-1, क्योंकि AN को AR की पावर n-1 लिखते हैं, उसी तरह AP को AR की पावर P-1 लिख देंगे बराबर A, AQ को AR की पावर Q-1 बराबर B, AR को AR की पावर स्मॉल r-1 बराबर C लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यही चीज़ तो सिद्ध करना है कि घाते Q-R गुणे B की घाते R-P गुणे C की घाते P-Q बराबर 1, यही हमें सिद्ध करना है। अब इसका हम LHS ले लेते हैं, LHS हमने ले लिया, Q-R B की घाते R-P, C की घाते P-Q। अब इसमें हमें A, B और C का मान तो यहाँ से मालूम है, तो उसको रख देते हैं, A, B और C का मान। A का मान हमने रख दिया, AR की घाते P-1,
बी का मान ए आर की घाते क्यू माइनस वन, सी का मान ए आर की घाते आर माइनस वन रख दिया। अब ऊपर की घातें उसकी वैसे की वैसे आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ए की घाते क्यू माइनस आर हो जाएगा, उसके बाद गुणे आर की घाते पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद ठीक इसी यही प्रोसेस इसमें होगा, ए की घाते आर माइनस पी गुणे क्यू की घाते आर की घाते क्यू माइनस वन गुणे क्यू आर माइनस पी। उसी तरह इसमें भी होगा, ए की घाते पी माइनस क्यू गुणे आर की घाते स्मॉल आर माइनस वन, दूसरे क्वेश्चन में पी माइनस क्यू। ठीक वही चीज़ यहाँ भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने इसका गुणा करा दिया, जितने कोष्टक में घात में सबका गुणा करा दिया। तो आया क्या, ए की घाते क्यू माइनस आर की घाते इसका पहले गुणा कराया तो आया पी का इन दोनों से गुणा कराया तो पी आर माइनस पी क्यू माइनस पी आर आया, और फिर एक का इसमें गुणा माइनस क्यू और प्लस आर आया। उसी प्रकार ये वैसे ही रह गया, ए की घाते आर माइनस पी, फिर इसका गुणा कराया तो क्यू में इसका गुणा कराया तो क्यू आर आया, फिर क्यू में माइनस पी का गुणा कराया माइनस पी क्यू आया, फिर माइनस एक का गुणा करा दिया तो माइनस आर प्लस पी आ गया। ये वैसे ही रह गया, एक ही घाते पी माइनस क्यू, आर का फिर गुणा कराया तो आर कोष्ट में स्मॉल आर का पहले इन दोनों में गुणा करा दिया। स्मॉल आर का गुणा करा तो क्या पी आर आया, चाहे आर पी भी लिख सकते हैं, आर पी, फिर माइनस आर का माइनस क्यू में गुणा कराया माइनस आर क्यू, फिर माइनस एक का गुणा करा दिया माइनस पी प्लस क्यू आ गया, माइनस पी प्लस क्यू आ गया। अब जितने ए की घातें हैं, अब गुणा है तो आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को हम जोड़ देते हैं, जितने ए की घातें हैं उनको एक पास ले आकर जोड़ देते हैं। तो ए की घातें इसको एक पास लिखा, फिर इसको एक पास लिखा, फिर इसको एक पास लिखा, तो ये सब आपस में कट गए। उसी प्रकार आर की घातों को भी सबको एक पास लिख दिया, तो हमने सबको एक पास लिख दिया, सब आपस में एक दूसरे से सब कट गए, प्लस वाला माइनस वाले से कट गया। तो इसकी घात भी जीरो आ गया, आर की घात भी जीरो आ गया। तो किसी भी घात जीरो रहता है तो वन आता है, तो हमारा आ गया RHS 1, जो कि RHS के बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया, तो हो गया इति सिद्धम, हो गया हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा यनवा पद क्रमशः ए तथा बी है एवं पी यन पदों का गुणनफल हो, पी यन पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर बराबर ए बी की बी का होल घाते यन। मतलब कहा है कि जिसका गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम तथा यनवा पद है वो ए तथा बी है। मतलब जो प्रथम पद है वो ए है, मतलब A1 ए है, और जो यनवा पद है मतलब AN जो है वो बी है। तो ये हमें प्रश्न में पहले दिया है। और क्या दिया है, और दिया है हमें कि पी यन पदों का गुणनफल हो, मतलब पी यन पदों का गुणनफल हो। तो पी यन पदों का गुणनफल होगा P = A1 गुणे A2 गुणे A3 गुणे A4 गुणे ऐसे AN पदों तक, यही तो हमें दिया है, यन पदों का गुणनफल हो, तो यन पदों का गुणनफल हमने लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं, इस AN को हम क्या लिख सकते हैं, AR की घाते n-1, ये AN को हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला ही होता है, बराबर B हो गया। A1 तो A है ही। अब हमने इसको तोड़ा, क्या किया, ये जो P के गुणे में है तो A1 को A हमने लिख दिया, A2 को AR लिख दिया, A3 को AR स्क्वायर लिख दिया, A4 को AR क्यूब लिख दिया, गुणे ऐसे ही AN को AR की घाते n-1 लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है P स्क्वायर बराबर AB की होल की घाते n, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए, अब हमने RHS ले लिया, AB की घाते n ले लिया RHS। अब क्या किया, A और B का मान हमने रखा पहले, A और B का मान रखा, मतलब A का मान क्या है, A ही है, और B का मान क्या है, B का मान क्या है, AR की घाते n-1 है, AR की घाते n-1 रख दिया। अब पूरे की घाते n रख दिया, ठीक है। अब A स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये गुणा करा है तो A स्क्वायर हो गया, R की घाते n-1 हो गया, कि होल घाते n हो गया।
अब इसको फिर बाहर तोड़ा तो आ गया ए की घाते 2 ए की घाते 2n और गुणे r की घाते n माइनस 1 इंटू n। फिर ये इसका गुणा, फिर इसको ठीक वैसे ही लिख दिया ए की घाते 2n गुणे r की घाते n माइनस 1 इंटू n। इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अभी स्टॉप कर दिया। अब LHS को देखते हैं। LHS क्या होगा? LHS है हमारे पास पी स्क्वायर, मतलब इन सब का स्क्वायर। अब इन सब का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, बूढ़े ऐसे ही ए आर की घाते n माइनस, मतलब ये n पदों तक है। n पदों तक प्रश्न में भी हमें दिया है n पदों का गुणनफल, तो n पदों तक है और सब में ए आ रहा है, सब में ए आ रहा है ना, इसमें भी ए है, इसमें भी है, सब में ए आएगा। तो ए कितने पदों तक आएगा? n पदों तक, मतलब n बार ए आएगा, n बार ए आएगा। और गुणा है, गुणा है सब ए की घाते 1 है, हर जगह पे ए की घाते 1 है और गुणा है, तो आधार समान है, ए ही है और गुणा है या सबकी घात 1 है। तो 1 जुड़ेगा कितनी बार? n बार, क्योंकि ए n बार है तो 1 भी n बार होगा, तो n बार 1 जुड़ेगा, क्योंकि घातें जुड़ती हैं, आधार समान रहते हैं। तो 1 को हमने n बार जोड़ा, तो 1 को n बार जब जोड़ेंगे तो 1 गुणे n होगा, उसको लिख सकते हैं, और 1 गुणे n ही आएगा। तो a की घाते n हमें मिल जाएगा। फिर शेष क्या बचा? शेष बचेगा, इसमें r बचेगा, फिर इसमें r स्क्वायर बचेगा, फिर गुणा ऐसे ही चलती जाएगा, फिर r की घाते n माइनस 1 बचेगा। अब पूरे की होल स्क्वायर है ही, अभी चल ही रहा है। अब हमने क्या किया कि सबका आधार r ही है, सबका आधार r है, तो हमने फिर घातों को जोड़ दिया, तो घातों को जोड़ा, आया 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही n माइनस 1 तक आया ऐसे। अब क्या किया, ये देखिए ये क्या बन रही है, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। ध्यान से देखिए, एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, ऐसे ही ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। और कहाँ तक जा रहा है इसका अंतिम पद? n माइनस 1 तक। तो हम समांतर श्रेणी के n माइनस 1 पदों का योग का फार्मूला लगा देंगे, तो n की जगह n माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। कोष्ठ में क्या होगा, इसको 2a क्या होगा, a 1 है तो 2a क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2a + n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हो गया, और दूसरा में होता है n बटा 2 कोष्ठ में a + l। तो a + l जहाँ अंतिम पद दिया वहाँ हम लगा देते हैं, तो थोड़ी हमें सरलता हो जाती है। तो यहाँ हमने a + l वाला फार्मूला लगा दिया, a है ये 1, l है n माइनस 1, तो a + l हमने किया, +1 से -1 कट गया, आया n, तो n माइनस 1 बटा 2 गुणे n आ गया। इस पूरे घात का मान n माइनस 1 बटा 2 गुणे n आ गया। अब क्या किया हमने, उसका घात वैसे ही लिख दिया, r की घाती जितना आया है an गुणे r की घाती n माइनस 1 बटा 2 गुणे n, पूरे की घाते 2। अब 2 का भी अंदर गुणा करा दिया, तो आया a की घाते 2n गुणे r की घाते, ये 2 से ये 2 कट गया क्योंकि गुणा है, फिर आया n माइनस 1 इंटू n। ये चीज़ हमारे पास आ गई। यही हमने निकाला है RHS को हल करके भी, यही हमने निकाला LHS को हल करके भी, तो दोनों बात सेम है, तो मतलब LHS = RHS। तो इस सवाल को भी हमने प्रूफ कर दिया, जो दिखाने को कहा है वो हमने सिद्ध कर दिया। तो ये सवाल भी हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 24वां प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n + 1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r की घाते n है। मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल है और n + 1वें से 2nवें पदों तक का योगफल है, उसका अनुपात 1/r की घाते n है। यही हमें सिद्ध करना है। मतलब देखिए, एक समांतर श्रेणी है, इसका लास्ट पद कहाँ तक जाएगा, 2nवें पद तक कह रहा है अंतिम, मतलब n पहली टर्म पहले बात में तो n पदों तक कह रहा है,
फिर उससे आगे कह रहा है कि n+1 से 2n तक, तो इसका लास्ट तो 2n तक जा रहा है, तो लास्ट 2n पदों का योगफल क्या होगा पहले ये देखते हैं। 2n पदों का योगफल a1 + a2 + a3 प्लस ऐसे डैश 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 प्लस an तक, फिर प्लस an+1, फिर प्लस an+2, फिर प्लस ऐसे करते करते a 2n तक ऐसे है। अब कह रहा है प्रश्न में इतने का योगफल, मतलब a1 से लेकर an तक का n पदों का योगफल Sn हमने कह दिया, और an+1 से लेकर a2n तक का योगफल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा योगफल 2n है, इतना Sn है, तो बचा हुआ भाग इस पूरे में से इतने घटा देते हैं, तो यस 2n माइनस Sn कर देते हैं, Sn कर देते हैं। अब मतलब कह रहा है कि प्रश्न में ये Sn है और ये यस 2n माइनस Sn है, इसका जो अनुपात है वही 1/r⁴ n, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसका अनुपात हम देखते हैं, Sn बटा 2 यस 2n माइनस Sn बराबर 1/r⁴ n, यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। इसको हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, पहले फार्मूला लगा देते हैं n पदों के योग का। क्या होता है a कोष्ठ में r⁴n-1 बटा r-1, तो यहाँ n पदों तक है, n पदों को तो कहे तो n का मान n ही रहेगा, सेम टू सेम। और यहाँ नीचे देखिए पहले यस 2n का योग निकालें, यस 2n का योग निकालेंगे तो n की जगह 2n आ जाएगा, a कोष्ठ में r⁴ बटा r-1 ये आ गया। फिर हमें यस n पद, उसमें से यस n पदों का योग तो घटाना भी है, तो फिर -a⁴r⁴ a कोष्ठ में r⁴n-1 बटा r-1 इस प्रकार लिख देंगे, और यही बराबर है 1/r⁴n के, यही हमें प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं, इसका नीचे लॉसा ले लेते हैं, तो लॉसा आ गया r-1, ऊपर भी हर में है r-1 तो ये कट गया, लॉसा ले लिया तो ठीक ये वैसे ही रह गया, अंश सब माइनस में हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये a⁴n-1 से बटा a⁴2n-1 माइनस a कोष्ठ में r⁴n-1 बराबर 1/r⁴n। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम कोष्ठक में इसका गुणा भी करवा देते हैं, इसका गुणा भी करवा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का हमने r⁴2n में गुणा कराया तो a⁴2n आ गया, फिर इसका गुणा किया तो -a आ गया, फिर -a का अंदर गुणा करा दिया, -a का r⁴n से गुणा कराया -a⁴n आ गया, और -a का -1 से गुणा कराया तो +a आ गया। अब -a से +1 कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा a कोष्ठ में r⁴n-1 बटा में a⁴2n माइनस a⁴n, अब बराबर 1/r⁴n, यही हमें प्रूफ करना रहेगा। अब इसको और देखते हैं क्या हो सकता है, नीचे वाले में a हमें कॉमन दिख रहा है तो a को कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले में हमने a को कॉमन ले लिया, बचा r⁴2n माइनस r⁴n। अब a दोनों ऊपर नीचे कॉमन होती, a कट गया, a कट गया, उसके बाद बचा क्या, उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ नोटिस करते हैं कि इसमें भी r⁴n है, इसमें भी r⁴n है, इसमें भी r⁴n है, इसमें भी r⁴n है, r⁴2n मतलब इसको लिख सकते हैं r⁴n + n। अब ऐसा नहीं कि इसमें से r⁴n को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ r⁴2 बचेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि r⁴2n को हम r⁴n + n लिख सकते हैं, तभी ना जुड़ के 2n होगा। अब n + 2 थोड़ी लिख सकते हैं, तब तो गलत हो जाएगा, r⁴n + n ही लिखेंगे, तो n + 1 n में से एक n कॉमन लिया है तो बचा तो n ही, तो यहाँ बचेगा r⁴n-1। अब ऊपर भी r⁴n-1 है, नीचे भी r⁴n-1 है, दोनों कट गया, अब आ गया 1/r⁴n बराबर 1/r⁴n, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, इति सिद्धम प्रूफ हो गया, यही हमें कहा था प्रूफ कीजिए, वो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? पहले हमें दिया क्या है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में। तो ए चौथा पद है, पहला पद है A1 है, B A2 है, C A3 है, D A4 है, ये तो हम जानते ही हैं। अब ए ही है, देखिए ए को ए ही कहते हैं, प्रथम पद ही है। अब B क्या है, A2 है, तो A2 को हम AR लिख सकते हैं, B AR है। उसके बाद देखिए C क्या है, तीसरा पद है, A3 है, A3 को AR स्क्वायर लिख सकते हैं, तो C को AR स्क्वायर बराबर लिख दिया हमने। अब D क्या है, D A की A4 है, D जो है वो A4 है, तो A4 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, A4 को हम AR क्यूब लिख सकते हैं, तो D बराबर AR क्यूब हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। इसमें हम क्या करें, पहले हमने LHS को ले लिया, LHS को ले लिया, और इसमें ABCD का मान तो हमें निकाला ही है, मालूम ही है, तो ABCD का मान रख दिया, A का मान रखा A, तो A स्क्वायर हो गया, फिर AR रखा, B का मान, C का मान AR स्क्वायर रखा, फिर इसी तरह इसमें भी B और C का मान रख दिया, और D का मान AR क्यूब रख दिया, और स्क्वायर है, घात स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब आगे क्या करते हैं, पहले इसी स्क्वायर का अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये तो वैसे ही ए स्क्वायर आ गया, प्लस A स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, प्लस A स्क्वायर आर की घाते 4 आ गया, तो घात की घात गुणा हो जाता है। उसके बाद यहाँ गुणे को दूसरे क्वेश्चन में क्या है, A स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, प्लस A स्क्वायर आर की घाते 4 आ गया, अब प्लस A स्क्वायर आर की घाते 6 आ गया, क्योंकि घात की घात गुणा होगा। अब क्या करें, अब इसमें हमें पहले क्या दिख रहा है, इसमें हमें A स्क्वायर तो तीनों में दिख रहा है, तो जब तीनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, उस A स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्वेश्चन में क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4, ये हमें बचा। दूसरे को इसमें क्या दिख रहा है हमें कॉमन, A स्क्वायर आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, A स्क्वायर आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो क्वेश्चन में बचा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4, ये हमारा क्वेश्चन में बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4। अब ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4 है, इस क्वेश्चन में भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4 है, दोनों में है तो कॉमन इसको ले लेते हैं। आप इसको हमने कॉमन ले लिया, तो इस क्वेश्चन में बचा A स्क्वायर गुणे इस क्वेश्चन में क्या बचा, A स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको गुणा करा देते हैं, तो क्या आया, A की घाते 4 आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में वैसे का वैसे ही 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 4 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ हमने कॉमन नहीं लिया है, क्योंकि ये तो गुणा है तब कैसे कॉमन, क्या कॉमन होगा, तो एक ही पद हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये दोनों गुणे में है, तो एक ही चीज़ है, जिसे 2 बार A प्लस बी गुणे A प्लस बी रहता है, तो हम A प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। वैसे ही ये भी ठीक क्वेश्चन में यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन में है, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया है। अब बच्चा जो चीज़ है वैसे को उसको लिख दिया है, फिर इसको गुणा कराया तो 1 घाते 4 आर स्क्वायर आया है, और इस होल स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया है, होल स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया है। अब इसको LHS को सॉल्व करना यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब चलते हैं RHS के पास, तो RHS हमारा है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अब इसमें भी A B C D का मान रख देते हैं, तो इसका मान रखा तो आया A गुणे AR प्लस AR गुणे AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर गुणे AR क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसका हमने गुणा कराया तो आया, ये हो गया A स्क्वायर आर प्लस ये हो गया A स्क्वायर आर क्यूब प्लस ये हो गया A स्क्वायर आर की घाते 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसमें A स्क्वायर आर तीनों में कॉमन है, तो A स्क्वायर आर को कॉमन ले लिया हमने, तो हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 3, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते 3। यहाँ मिस्टेक से आ गया है, यहाँ देखिए जब r को हम कॉमन ले लेंगे तो इसकी घात 1 है, तो इसमें से 1 हटेगा तो यहाँ r की घाते 4 आएगा, r की घाते 4 होगा, यहाँ भी r की घाते 4 होगा। तो अब ये A स्क्वायर r है, इसको हम इस कोष्ठ से बाहर निकालते हैं, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा घात का,
ये हो जाएगा ए की घाते 4 आर स्क्वायर, कोष्ठ में आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घाते यहाँ 4 का होल स्क्वायर। तो यही LHS भी हमारा यहाँ पे आया है, यही RHS भी आ गया। तो LHS बराबर RHS यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। तो ये सवाल भी हमारा हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कर रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 18 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। मतलब 3 और 18 के बीच ऐसी दो संख्याएं रख दी जाए कि वो एक गुणोत्तर श्रेणी में आ जाए। तो A1, A2, A3, A4 ये 4 संख्याएं होंगी, मान लिया हमने। अब पहली संख्या 3 है और चौथी संख्या मतलब अंतिम संख्या 81 है। तो A है हमारे पास 3, A4 है 81, A4 है 81। तो हम A4 को हम लिख सकते हैं AR की घाते 3 बराबर 81। अब A हमारे पास 3 दिया है, 3 का मान रख देते हैं। तो 3R³ बराबर 81, 3 को इधर भेजा 81 भागे 3 बराबर 27। तो R³ बराबर आ गया हमारे पास 27। अब 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो R³ बराबर 3 का क्यूब। अब घात समान है तो आधार भी समान होंगे। तो आधार क्या समान होंगे, तो आ गया R बराबर 3। A का मान हमारे पास 3 आ गया, R का मान हमारे पास 3 आ गया। पहला पद 3 दिया है, दूसरा पद क्या होता है AR। दूसरा पद को हम AR लिखते हैं। AR लिखा, हमने सॉल्व किया तो आ गया 3 × 3 बराबर 9। तीसरे पद को AR² लिख सकते हैं। AR² लिखा और सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 27। तो ये हमारे पास 27 भी आ गया, 9 बराबर 27 आ गया। दूसरा पद 9 आ गया, तीसरा पद 27 आ गया। तो दोनों पद हमारे पास निकल गए 9 और 27। तो ये 26वां प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व। ये इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 27वां प्रश्न पे। क्या कह रहा है, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की घाते n + 1 + b की घाते n + 1 बटा a की घाते n + b की घाते n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। मतलब a तथा b के बीच हो और गुणोत्तर माध्य हो। मतलब ये जो चीज़ दिया है, ये जो संख्या दी है इतनी बड़ी, ये a तथा b का गुणोत्तर माध्य है, यही कह रहा है प्रश्न में। तो a तथा b का गुणोत्तर माध्य बराबर ये इतना लिख सकते हैं हम। अब a तथा b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, कोणी में AB बराबर ये। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर होगा तो कौड़ी हट जाएगी। तो AB आ गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका हमने स्क्वायर लिख दिया और नीचे का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर नीचे दोनों को बारी बारी लिख सकते हैं। और ये बराबर में AB है ही। अब स्क्वायर को हमने तोड़ दिया तो ये हो गया A² + B² + 2AB के बारे में तोड़ेंगे तो ये A की घाते n + 1 का स्क्वायर होगा तो होगा A की घाते 2n + 2। B की घाते n + 1 का स्क्वायर होगा तो होगा B की घाते 2n + 2, क्योंकि घात की घात रहता है तो गुणा होता है। फिर ये 2AB तो 2 × A क्या है, A की घाते n + 1, B की घाते n + 1। ये हो गया ऊपर की चीज़ है। अब नीचे की चीज़ को भी सीधे ऐसे ही सॉल्व कर देंगे तो ये A² होगा तो A² AN का स्क्वायर होगा, AN का स्क्वायर A की घाते 2n हो गया, प्लस B की घाते ऐसे 2n हो गया, प्लस 2 A की घाते n B की घाते n हो गया हमारा। बराबर में क्या है, AB है। अब हमने इसको इधर भेज दिया, मतलब तिर्यक गुणा करा दिया इसका इसमें। तो ये ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही रह गई इस साइड। अब ये चला गया AB में गुणे में, ये कोष्ठ में ऐसे ही गुणे AB हो गया। अब क्या किया हमने, AB का इसमें गुणा कराया तो A की घाते 1 है, यहाँ A की घाते 2n है तो आधार समान है तो घात छूटेंगे तो A की घाते 2n + 1 हो जाएगा। इंटू में B है तो इंटू में B वैसे ही रह जाएगा। फिर प्लस यहाँ B की घाते 1 है, B की घाते 2n है तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, 2n + 1 हो जाएगा B की घाते। इंटू में A है तो A वैसे ही रह जाएगा। और इसमें अगर हम AB का गुणा कराए तो A की घाते n है, यहाँ A की घाते 1 है, वहाँ यहाँ A की घाते n है तो A की घाते n + 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह B की घाते n यहाँ, B की घाते 1 यहाँ, तो B की घाते n + 1 यहाँ हो जाएगा, 2 वैसे ही रह जाएगा।
अब इधर भी सेम चीज़ ये है, इधर भी सेम चीज़ ये है, दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों आपस में कट गए। अब बचे क्या? अब जो बचा है उसमें देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ए वाली चीज़ को, ये ए की घात में है, ये बी की घात में, ये ए की घात में है, ये बी की घात में है, तो ए की घात वालों को इधर ले जाते हैं और ये बी की घात वालों को इधर ले आते हैं। तो इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ए की घाते 2n+2 माइनस ए की घाते 2n+1 इंटू बी बराबर, इसको हमने लिखा पहले बी की घाते 2n+1 इंटू में ए, और जब इसको इधर ले आया हमने तो हो गया माइनस बी की घाते 2n+2, ये हो गया। अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ से देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए की घाते 2n+1 इंटू में ए। देखिए कैसे, क्योंकि ये यहाँ घात 1 हो गया और यहाँ घात 2n+1 है, आधार समान है, ये गुणा का चिन्ह है, तो ये गुणा मतलब घात जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा वापस 2n+2, तो कोई अंतर तो पड़ा नहीं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक इसमें भी इसी प्रकार से लिख देंगे, बी की घाते 2n+1 और गुणे में बी, ये हो गया। अब क्या किए हमने, ए की घाते 2n+1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया, ए की घाते 2n+1 कॉमन ले लिया, कोष्ठ में बचा यहाँ ए, यहाँ बी, ए माइनस बी बचा, फिर यहाँ बी की घाते 2n+1 कॉमन ले लिया, कोष्ठ में यहाँ भी बचा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी दोनों हो रहे, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। अब ए की घाते 2n+1 आया बराबर बी की घाते 2n+1 आया। तब हमने क्या किया, बी को इधर ले आया तो ये बटा में ले आ दिया, तो ए की घाते 2n+1 बटा बी की घाते 2n+1 बराबर 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये देखिए, ए की घाते भी बराबर है, बी की घाते भी बराबर है, तो इस पूरे की घाते हम 2n+1 लिख देते हैं, तो ए बटा बी की घाते 2n+1 लिख दिया बराबर में। एक को हम मतलब किसी की घात 0 रहेगा तो उसका मान 1 आएगा, 2 की घात 0 लिख सकते हैं, 3 की घाते 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने ए बटा बी की घात 0 लिख दिया, ए बटा बी की घात 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ भी आधार में ए बटा बी, यहाँ भी आधार में ए बटा बी, तो घात भी समान होंगे, तो घात समान होंगे तो 2n+1 बराबर 0 आएगा। अब वो +1 को इधर भेजा -1, तो 2n बराबर -1, फिर 2 का इधर ले गए तो भाग हो गया, n बराबर -1/2। n का मान यहाँ पर हमारा निकल गया है, n का मान ही हमसे प्रश्न में पूछा है कि n का मान हमें बता दीजिए, इस n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान हमने निकाल दिया -1/2। देखिए यहाँ पर n का मान हमने निकाल दिया -1/2। तो ये 27वां प्रश्न भी हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। मतलब जो दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2 कर्ण में 2, 3 + 2 कर्ण में 2 संबंधे 3 - 2 कर्ण में 2 के अनुपात में है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है, 6 गुना है। मतलब दो संख्या, माना दो संख्याएं ए और बी है, तो इनका योगफल जो है उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। मतलब योगफल 6 गुना है गुणोत्तर माध्य का, तो गुणोत्तर माध्य में 6 का गुणा कर देंगे तो योगफल के बराबर हो जाएगा। तो योगफल गुणोत्तर माध्य में हमने 6 का गुणा कर दिया तो योगफल के बराबर हो गया। a + b = 6 कर्ण √ab हो गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि दिखाइए कि संख्याएं इस अनुपात में है। तो संख्याएं मतलब a बटा b बराबर 3 + 2 कर्ण में 2 बटा 3 - 2 कर्ण में 2, इस अनुपात में हमें सिद्ध करना है। तब इसमें हम क्या कर सकते हैं, a + b बराबर 6 कर्ण में ab, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, पहले देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, ये 36 ab हो गया, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया और ये 36 ab हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आया है इसमें अगर हम +2ab और -2ab कर दें, उतना ही जोड़ें उतना ही घटाएं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हम इसमें +2ab और -2ab कर देते हैं।
अब प्लस 2ab को इधर ले जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस माइनस जुट गया तो क्या आया -4ab। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया, ये -4ab ऐसे ही रहने दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिख रहा है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने 36 से भी निकाला है यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ हमने 36 से भी निकाला है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह हम 36 से बी को लिख देते हैं। अब 36 से बी -4ab बराबर आ गया 32 से बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 32 से बी, ये हमने निकाला। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ए माइनस बी बराबर ये पूरा कौड़ी में आ जाएगा, कौड़ी में 32 से बी। अब इसको हम द्वितीय समीकरण मान लेते हैं, ये और पहला समीकरण हमने इसको माना है, इसको माना है, द्वितीय समीकरण इसको मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 6 कौड़ी में ए बी और नीचे ए माइनस बी बराबर कौड़ी में 32 से बी, इसको जोड़ा तो ये आ गया 2a, ये प्लस बी माइनस बी कट गया, ये आ गया 6 कौड़ी में ए बी प्लस कौड़ी में 32 ए बी। अब इसको हम कौड़ी में 32 गुणे कौड़ी में ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कौड़ी में 2 चीज़ गुणा हो तो उसको अलग अलग भी कौड़ी में गुणे में लिख सकते हैं। जैसे कौड़ी में यम गुणे यन है, तो कौड़ी में यम गुणे कौड़ी में यन भी उसको लिख सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है। अब 2a बराबर इतना तो आ गया। अब दोनों में कौड़ी में ए बी दिख रहा है, तो कौड़ी में ए बी को बाहर कर लिया, तो 2a बराबर कौड़ी में ए बी कोष्ट में क्या बचा 6 प्लस कौड़ी में 32, इतना बचा। 2 को हमने इधर ले गया तो भाग में हो गया, तो 6 प्लस कौड़ी में 32 गुणे कौड़ी में ए बी बटा 2, ये आ गया। अब क्या किया हमने, देखिए कौड़ी में 32 है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2 लिख सकते हैं 32 को, तो 32 को हमने 16 गुणे 2 लिख दिया। अब 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 16 का वर्गमूल निकाल के हमने 4 को बाहर कर दिया और कौड़ी में 2 वैसे ही रह गया और शेष चीज़ें वैसे ही हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 हमें कॉमन दिख रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो कौड़ी में कोष्ट में आ गया 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, अब गुणे कौड़ी में ए बी। अब बटा में तो 2 वैसे ही है, तो 2 से 2 को काट दिया और शेष चीज़ें वैसे ही आ गई। ए बराबर कौड़ी में कोष्ट में 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 और गुणे कौड़ी में ए बी, ये हमारे पास ए का मान यहाँ पर निकल गया। अब ए का मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में हम रखते हैं। अब समीकरण 1 में हमने ए के मान को रखा तो क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर 6 कौड़ी में ए बी, ए का मान इसमें रखिए, ए का मान ये है इसमें रखा, 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में ए बी प्लस बी वैसे ही बराबर 6 कौड़ी में ए बी। अभी देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं रखे ए का मान, तो हमने यहाँ पर इसलिए नहीं रखा कि शायद हम कुछ करें ऐसा कि कौड़ी में ए बी कामन ले ली जाए और वो कट जाए, ऐसा शायद हम कुछ कर लें, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, इसीलिए हमने इसमें नहीं रखा। अब देखिए आगे क्या होता है। अब क्या किया हमने, इस पूरी चीज़ को इधर ले गए, इधर आया b बराबर 6 कौड़ी में ए बी माइनस कौड़ी कोष्ट में 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में ए बी। अब इसमें दोनों में देखिए कौड़ी में ए बी कौड़ी में ए बी कॉमन मिल रहा है, तो कौड़ी में ए बी को कॉमन ले लिए, तो कोष्ट में आ गया 6 माइनस 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, क्योंकि ये माइनस है तो इसको माइनस बना देगा, इसको माइनस बना देगा, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब इसको सॉल्व किया, 6 में से 3 घटाया आ गया 3, कोष्ट में आ गया 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, अब गुणे कौड़ी में ए बी। अब यहाँ पर b का मान भी हमें मिल गया और a का मान भी हमें मिल गया, और हमें प्रूव करना था a बटा b, मतलब a और b का अनुपात ही प्रूव करना था, तो a बटा b हमने रख दिया, a बटा b बराबर 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 बटा 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो a बटा b की जगह हमने जो अपना मान निकाला है वो रख दिया, 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में ए बी बटा 3 माइनस 2 कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में ए बी। अब यहाँ कौड़ी में ए बी और कौड़ी में ए बी ऊपर नीचे है, कट गया। अब इसीलिए हमने वहाँ ए का मान नहीं रखा है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और यहाँ सॉल्व तो तब भी होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और यहाँ आसानी से हम नहीं रखे तो कट गया। अब कट गया तो 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 बटा 3 माइनस 2 कौड़ी में 2 बराबर 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 बटा 3 माइनस
2 कड़ी में 2, ये हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, क्योंकि हमने ए बटा बी का मान इसके बराबर कर दिया, तो ये LHS बटा RHS हो गया। तो ये 28वां सवाल भी हमारा हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं आप 29वां सवाल। 29वां सवाल क्या है? 29वां सवाल क्या है हमारा? कह रहा है कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस कड़ी में पहले कोष्ठ में a प्लस जी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस जी हैं। तो कह रहा है कि a तथा g दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनके संख्याओं के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, मतलब दो, ये नहीं कह रहा, मतलब कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं और उनके बीच का समांतर माध्य a है और गुणोत्तर माध्य g। तो हमें संख्याओं को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब हम मान लेते हैं, माना दो धनात्मक संख्याएं a कामा b है। अब इसका जो अर्थमेटिक में समांतर माध्य है वो a है, तो a बराबर a प्लस बी बटा 2, इस तरह समांतर माध्य को हम लिखते हैं। और जो गुणोत्तर माध्य है वो g है, तो g बराबर कड़ी में a b हो जाएगा, इस प्रकार हम लिखते हैं। अब सिद्ध करना है कि संख्याएं a कामा b जो है वो इसके बराबर है। तो चलिए हम पहले LHS को ले लेते हैं। LHS को हमने ले लिया तो क्या किया हमने, पहले a और g का ये जो है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लग रहा है, तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। फार्मूला है ही, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ये बाहर a प्लस माइनस ऐसे चल ही रहा है। अब a का मान हम जानते हैं, देखिए a का मान यहाँ से हम जानते हैं a प्लस बी बटा 2, तो उसको हमने रख दिया a प्लस बी बटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में ए बी का होल स्क्वायर। ये है ही, क्योंकि ये a का यहाँ भी मान रखा और g का यहाँ भी मान रखा, स्क्वायर वैसे ही ऊपर है। अब a प्लस बी बटा 2 प्लस माइनस, अब इसको क्या किया कि इसका होल स्क्वायर किया, तो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बटा में 2 का वर्ग 4 आ गया। अभी इसका स्क्वायर किया तो माइनस ab, क्योंकि कड़ी वैसे ही हट गई, कड़ी हट गई, तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी बटा 2 प्लस माइनस कड़ी में, और इसको घटा दिया तो लसल या 4 आया। ये वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वैसे ही रह गया, और इसमें 4 का गुणा हो गया, माइनस 4ab हो गया। जब प्लस 2ab माइनस 4ab को सॉल्व किया तो माइनस 2ab आ गया, माइनस 2ab आ गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये चीज़ें हमने लिख दी। तो अब यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो हम पूरे का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी बटा 2 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ वैसे ही चल रही है। अब यहाँ पर आ गया ये प्लस बी बटा 2 प्लस माइनस, ये पूरे का स्क्वायर है, अंडर रूट है तो कट गया आपस में, अंडर रूट और स्क्वायर, तो बाहर निकल के आ गया a माइनस बी बटा 2। तो a प्लस बी बटा 2 प्लस माइनस a माइनस बी बटा 2 ये हमारे पास निकला। तो अब पहली कंडीशन में हम प्लस लेते हैं, प्लस वाले चिन्ह को ले लिया, तो आया a प्लस बी बटा 2 प्लस a माइनस बी बटा 2। अब इसको सॉल्व किया तो आया बटा 2, लसा लिया और a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो गया, माइनस बी प्लस बी कट गया तो आया 2a बटा 2, 2 कटा आ गया एक, तो एक संख्या हमारी a बराबर सिद्ध हो गई। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं माइनस वाला, और तो हो गया a माइनस बी बटा 2 माइनस a माइनस बी बटा 2। अब इसका लसा लिया 2 तो आया a माइनस बी, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया माइनस a, अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया प्लस b हो गया। अब माइनस ए कट गया तो आया प्लस बी 2b हो गया, 2b बटा 2 आया, तो 2 से 2 कटा b बराबर b आ गया। तो इससे हमारी एक और दूसरी संख्या मिल गई b। तो मतलब दोनों कंडीशन से हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। मतलब इसी को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ तक सॉल्व किया, इसके बाद एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, तो इस तरह दो, इधर ए मिल गया इधर बी मिल गया, तो दोनों संख्याएं इसके बराबर में सॉल्व हो गई। RHS बराबर LHS हो गया, तो ये सवाल भी हमारा सिद्ध हो गया, ये सवाल भी यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है 30वां सवाल। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। मतलब कोई एक कल्चर है, कल्चर से मतलब बैक्टीरिया जहाँ रहते हैं कल्चर कहा जाता है। मतलब कोई एक कल्चर है जिसमें बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी। तब देखिए पहले घंटे में 30 बैक्टीरिया, अब हर एक घंटे में दुगनी हो जाती है। तो फिर दूसरे एक घंटे बाद 60 बैक्टीरिया, फिर 2 घंटे बाद 120 बैक्टीरिया, फिर 3 घंटे बाद 240 बैक्टीरिया, फिर 4 घंटे बाद 480 बैक्टीरिया, क्योंकि दुगने हो जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं। ऐसे ही डैश चलता रहेगा। अब 2 घंटे बाद बैक्टीरियों की संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए 1 घंटे बाद 60 हो रहा है, 2 घंटे बाद 120 हो रहा है। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरियों की संख्या 120 है। आइए चौथे स्थान पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A3 बराबर 120, मतलब 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 120। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब पूछ रहा है 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। ये 1 घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद 120, 3 घंटे बाद 240, 4 घंटे बाद 480। तो ये 5 नंबर पे ये 5 480, 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 480 हो जाएगी। तो ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये जितना ये घंटा है पूछ रहा है n घंटे बाद, यहाँ पूछा है 2 घंटे बाद, तो हमने तीसरा पद आया है। देखिए A3 आया है क्योंकि 2 घंटे बाद ये स्थान पे आ रहा है, तो A3 आया है। 4 घंटे बाद पूछा है तो A5 आया है। तो n घंटों बाद पूछेगा तो क्या आएगा, n+1वां घंटा आएगा, n+1 आएगा। देखिए 2 घंटों बाद पूछा है तो A3 आया है, 3 घंटों बाद पूछा है तो A5 आया है। तो n घंटों बाद पूछेगा तो n+1 आएगा। n+1वां पद जो होगा इसका वही n घंटों बाद बैक्टीरिया की संख्या होगी। तो n+1वां पद क्या होगा, n+1 फार्मूला होता है AR की आते n-1 फार्मूला होता है। तो n की जगह n+1 रखा और -1, तो +1 से -1 कट गया, तो आया हमारे पास AR की पावर n। अब AR की पावर n आ गया। A हमें मालूम है 30, R हमें मालूम है 60/30 करेंगे 2, R हमें 2 मालूम है, तो 30 × 2 की घाते n हो गया। तो 30 × 2 की घाते n हो गया n घंटे बाद बैक्टीरियों की संख्या, 30 × 2 की घाते n हो गया। ये हमारा प्रश्न, ये 30 भी सॉल्व हो गया यहाँ पर हमारा। अब देखते हैं प्रश्न 31। प्रश्न 31 हमारा क्या कह रहा है, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो पहले वर्ष उस पर ब्याज मिला, तो जो पहले वर्ष के बाद मिश्रधन होगा वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा वही तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, ऐसा होगा। तो पहले वो 500 रुपये जमा किया, इस पे 10% वार्षिक लगा तो उसे 50 रुपया ब्याज मिला, क्योंकि इसका 10% 50 होगा। अब फिर दूसरे वर्ष के लिए ये पूरा 550 रुपये पे 10% उसको मिलेगा, क्योंकि ये पहले वर्ष के बाद जो मिश्रधन है वही अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो ये पूरा इसके लिए मूलधन हो गया, तो इस पूरे पे उसको 550 रुपये पे उसको ब्याज मिलेगा। तो जब 550 रुपये पे उसको 10% मिलेगा तो उसको 55 रुपये मिलेंगे। तो 550 + 55 हो गया, क्योंकि 550 तो ये था ही, प्लस 55 हो गया। ऐसे ही अब इस पूरे पे 10% मिलेगा, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो A1 यहाँ पर 500 होगा, A2 550 होगा, A3 605 होगा, ऐसे ही इस तरह बढ़ते जाएगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये एक GP है कि नहीं पहले ये हम देखते हैं। तो R का मान यहाँ से हम निकालते हैं, तो R A2/A1 करते हैं तो 50/500 करते हैं तो आएगा हमारा 1.1। फिर हम A3/A2 करते हैं तो ये 605/550 करते हैं, तब भी आ रहा है हमारा 1.1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वनुपात समान है, तो A 500 है, R 1.1 है, ये हमें मिल गया। और ये एक GP में है,
तो हमें निकालना है 10 वर्ष बाद, मतलब A10 हमें निकालना है। A10 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये उसने 500 रुपये जमा किया, तो ये पहले वर्ष में जमा किया, पहले वर्ष के बाद की राशि कितनी है, पहले वर्ष जब खत्म हो गया उसका, तब उसको 550 राशि मिली, तो उसको पहले वर्ष के बाद ये 550 मिली। इसी तरह 2 वर्षों बाद उसको क्या मिला, तो ये दूसरे वर्ष में इतना उस मूलधन हुआ, और दूसरे वर्ष के बाद जितना मिला 605। मतलब यदि पहले वर्ष बाद पूछता तो उसके आगे वाला दूसरा पद होता, अगर दूसरे 2 वर्षों के बाद पूछता तो उसके आगे वाला तीसरा पद आ रहा है। वैसे ही 10 वर्षों बाद पूछेगा तो उसके आगे वाला 11वां पद आएगा, 11वां पद आएगा, क्योंकि जो 10वां पद होगा वो तो 10वें वर्ष के लिए मूलधन होगा, लेकिन उसके आगे वाला पद जो 10 वर्षों के बाद राशि प्राप्त होगी वो होगा। तो 11वां पूछ रहा है 10 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी, तो जब 10 वर्षों के बाद, इसका मतलब उसका अगला पद हम ज्ञात करेंगे। जब अगला पद ज्ञात करेंगे तो मतलब A11 निकालेंगे। AR की घाती n-1 फार्मूला होता है। A का मान हमने रखा 500 है, R का मान 1.1 है, और n का मान 11 है, तो 11 - 1 10 हो गया, तो 500 गुणे 1.1 की घाते 10 हो गया। यही उसको 10 वर्षों बाद राशि मिलेगी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई द्विघात समीकरण के मूल हैं, उनके जो समांतर माध्य है वो 8 है, और जो गुणोत्तर माध्य है वो 5 है। तो हमने पहले मान लिया कि मूल A और B है, मूल A और B हैं, और उनका जो समांतर माध्य मतलब A + B/2 है वो 8 है, और जो गुणोत्तर माध्य AB है वो 5 है। तभी हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो A + B = 16 हो गया, और ये इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो AB = 25 आ गया। तो अब ये A और B तो मूल है, तो यहाँ मूलों का योग हमें 16 मालूम चल गया, और मूलों का गुणनफल हमें 25 मालूम चल गया। अब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इसका मतलब x² - मूलों का योग मतलब A + B इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इंटू प्लस AB। यह आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम A + B का सीधा सीधा मान रख देंगे और AB का मान रख देंगे, तो द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगा x² - 16x + 25। तो ये हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा 32वां प्रश्न भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। दोस्तों ये 9.3 प्रश्नावली हो गई हमारी समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और एक बात, अगर ये जो PDF है, ये जो PDF से मैं बता रहा हूँ, ये PDF अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा नीचे, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।